अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम AS 54 का फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बुक का चैप्टर 1 कवर करेंगे। डेली बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखेंगे चैप्टर वाइज। एंड अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर में कुछ 70 to 100 नोट्स कवर किए हैं एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इन नोट्स ने मेरी भी हेल्प करी है। ये नोट्स जो है, इन नोट्स में ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड है। इवन मैंने 71 स्कोर किया जस्ट बाय रीडिंग दिस ऑल नोट्स। मैंने कोई मॉक्स नहीं लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो होल्डिंग पीरियड क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले शुरू करते हैं होल्डिंग पीरियड। तो होल्डिंग पीरियड क्या है? किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो वो उसका होल्डिंग पीरियड होगा। लाइक अगर मैंने FD ली है तो FD को अगर मैंने 10 साल की FD ली है, 10 साल तक मैं FD को होल्ड करके रखता हूँ, मैं उसको सरेंडर नहीं करता, तो मेरा होल्डिंग पीरियड है वो। मैंने कोई बॉन्ड लिया है 5 साल का, 5 साल तक अगर मैं बॉन्ड को अपने पास रखता हूँ तो मेरा होल्डिंग पीरियड है वो। ठीक है, जितने पीरियड तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट को अपने पास रख रहे हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट को होल्डिंग पीरियड तक अपने पास रखते हो तो आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, रिटर्न क्या होता है? लाइक बॉन्ड में, FD में आप होल्ड करके रखते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स आप होल्ड करके रखते हो, आपको डिविडेंड मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है? होल्डिंग पीरियड मैच्योरिटी तक आप इन्वेस्टमेंट अपने पास रख रहे हो तो जो रिटर्न मिल रहा है उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नाउ ये CAGR बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। CAGR क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इनिशियल आपने जैसे शेयर्स इन्वेस्ट किया, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे 100 रुपये में। अब उस शेयर्स का प्राइस ऐसा तो है नहीं कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सेम रहेगी। शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, प्राइस बढ़ेगा भी, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हर साल उस शेयर्स के प्राइस में ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट हो रही है, वो कंपाउंडेड ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रेट को हम बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसी को हम एनुअलाइज्ड रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होते हैं? तो देखो, दो कंसेप्ट होते हैं, एक रियल और नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल कोई भी फिगर हम निकालते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, उसमें इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। वहीं अगर मैं रियल कोई भी रिटर्न निकालूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालूंगा तो उसमें इन्फ्लेशन को हटा दूंगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर कन्फ्यूजन, सिंपल भाषा में रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? उसमें अगर आप नॉमिनल रिटर्न में इन्फ्लेशन रेट को हटा दोगे तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन को माइनस करते हो, प्लस नहीं माइनस, आप इनकम टैक्स को भी माइनस कर देते हो, टैक्स को भी माइनस कर देते हो, तब आपका निकलता है पोस्ट टैक्स रिटर्न, PTR। ठीक है, अगर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन को माइनस करोगे तो रियल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। वहीं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में आप इन्फ्लेशन को भी माइनस कर रहे हो, इनकम टैक्स को भी माइनस कर रहे हो, देन यू विल गेट PTR। ठीक है, पोस्ट टैक्स रिटर्न। नाउ व्हाट इज़ रियलाइज्ड गेन? ये रियलाइज्ड गेन क्या होता है? तो रियलाइज्ड गेन इज़ जो भी आपको रिटर्न, देखो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उसको आपने बेच दिया, तो बेचने के बाद जो आपके पास कैश इन हैंड आया, ठीक है, वो आपका रियलाइज्ड गेन है। ठीक है, तो रियलाइज्ड गेन मतलब जो भी रिटर्न आपको मिल गया, ठीक है, वो आपका रियलाइज्ड गेन है, कैश इन हैंड। वहीं अगर आपको रिटर्न मिल रहा है टाइम टू टाइम बेसिस में, ठीक है, तो वो आपका रियलाइज्ड गेन हो रहा है। टॉलरेंस क्या होता है? देखिए बच्चों, एक होता है रिस्क मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो बहुत सिंपल है। ऑल्दो रिस्क, टॉलरेंस, इन सब की डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी मेरी। बट रिस्क क्या होता है? देखिए, अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को अपने पास होल्ड करते हो टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू आइदर विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर प्रिंसिपल वैल्यू इंक्रीज हुई देन नो इशू, इट विल बी अ गेन फॉर मी। बट अगर प्रिंसिपल वैल्यू डिक्रीज होती है देन इन सच सिनेरियो मुझे लॉस होगा। ठीक है, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, वो होता है हमारा रिस्क। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है हमारी रिस्क। बट अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? हर इन्वेस्टर कुछ ना कुछ टॉलरेंस अपने पास रखता है। टॉलरेंस मतलब कुछ पर्टिकुलर लॉस जो वो बियर कर सकता है, क्योंकि अगर हम बिना टॉलरेंस के इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, जैसे मेरा टॉलरेंस लेवल एग्जांपल 1000 रुपये, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करी एग्जांपल, अगर मैं सोच रहा हूँ 1000 का भी लॉस हो गया देन इट्स ओके, नो इशू। तो 1000 रुपये क्या है? वो मेरे लिए टॉलरेंस लेवल है मेरा। ठीक है, टॉलरेंस मतलब कितना अमाउंट मैं लूज़ करने के लिए रेडी हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं टीम?
बच्चों? सिस्टमेटिक रिस्क मीन्स मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब देखो, किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर मैं ओवरऑल मार्केट रिस्क को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल मार्केट रिस्क में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आपका एग्जांपल कोई पॉलिसी चेंज हो गई, उसका रिस्क हो गया। अगर एक्सचेंज रेट हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ा या कम हुआ, उसका कोई रिस्क हुआ। वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हुई, उसका रिस्क है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मार्केट रिस्क की अगर मैं बात करता हूँ तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है। वहीं अब मैं रिपीट एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ये किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल मार्केट रिस्क होगा तो सिस्टमेटिक। वहीं अगर किसी यूनिक या किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर कोई रिस्क है, ठीक है, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई रिस्क है, ठीक है, कोई नॉन मार्केट रिस्क है, देन इट विल बी नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। नॉन सिस्टमेटिक रिस्क की खासियत क्या है? नॉन सिस्टमेटिक रिस्क की खासियत ये है कि ये यूनिक टू एनी पर्टिकुलर बिजनेस, यूनिक टू एनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। लाइक किसी कंपनी में लिक्विडिटी कोई कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही, उसके पास फंड्स नहीं है, पैसा वापस डिपॉजिटर्स को पैसा वापस देने के लिए फंड्स नहीं है, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं होगा, वो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है। कोई बिज़नेस स्पेसिफिक रिस्क है, बिज़नेस को लॉस हुआ है अपनी इंटरनल फेलियर्स की वजह से, ऑपरेशनल फेलियर्स की वजह से, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं होगा, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होगा कि बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर बिजनेस और एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए आगे चल के हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल बस एक छोटी सी बात बता दूं, आप सिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड, ठीक है, हम देखेंगे आगे। अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप दोबारा करते हो, एग्जांपल लेता हूँ, आपने मैच्योरिटी तक 10 साल तक आपने कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, ऑटो मोड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि हर साल वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली मैच्योर, आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, 10 साल छोड़ो, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें ऑटो मोड को ओपन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, अब हर साल ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जा रही है। तो अगर नेक्स्ट ईयर जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटो मोड में जब किया था, मेरी मैच्योरिटी 1 साल की एफडी कंप्लीट हुई, 1 साल की एफडी में एग्जांपल मेरा 5% 7% का इंटरेस्ट था। अब नेक्स्ट ईयर मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से लेके 5% हो गया। अब जब वो मैंने इन्वेस्टमेंट दोबारा करी, ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेस्टमेंट दोबारा री इन्वेस्ट हुई है, तो वहाँ पर मेरा क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न मेरा कम हुआ है, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? जब आप दोबारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगेन इन्वेस्टमेंट करने के बाद, री इन्वेस्ट करने के बाद, अगर आपकी आइदर प्राइस के अंदर कोई फ्लक्चुएशन है, आप डिक्लाइनिंग प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिक्लाइनिंग रिटर्न के इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है दोस्तों? तो देखो, लिक्विडिटी हम सबको पता है, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स टू सेल समथिंग, ठीक है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मैच्योरिटी तक अपने पास होल्ड करना चाहते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट इफ़ यू वांट फंड्स, यू आर नॉट एबल टू होल्ड सच इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इन दी सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, डायरेक्टली कंपनी ने आईपीओ निकाला, मैंने शेयर्स खरीद लिए, अब वो शेयर्स मेरे पास हैं, ठीक है। अब अगर मैं शेयर्स को, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा, मैं शेयर्स की ट्रेडिंग में उस शेयर्स को किसी और को बेच दूँगा, ठीक है। अगर आपने शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से ख़रीदे, प्राइमरी मार्केट, शेयर्स को किसी और को बेच रहे हो तो सेकेंडरी मार्केट। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे से शेयर्स खरीदने के लिए एग्री ही नहीं हुआ, वो कहता है कि नहीं, मैं इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदूंगा, कंपनी का इस टाइम पे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है, तो देखिए, अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को मैं नहीं बेच पा रहा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेल एनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लिक्विडिटी रिस्क। वहीं पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने की वजह से या कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, वो होता है पॉलिटिकल रिस्क। ये तो सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। ईआरआर, एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है? देखिए, जब भी आप डोमेस्टिक रेसिडेंट हो बट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी फॉरेन करेंसी में, तो उस फॉरेन करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन में ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जबकि आपकी तो डोमेस्टिक करेंसी है, तो जब भी फॉरेन करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा,
आइदर डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा, उसकी वजह से जो रिस्क आप बियर करोगे इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए बाय बच्चों।